नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम घटना चक्र की जो टोह सीरीज आई है, उसमें से हम यूपी पुलिस के लिए जो आई है, इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स करा दिया गया है, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। बात करते हैं, पिछला दोनों प्रैक्टिस सेट को अभी आप तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यह जो निरस्त परीक्षा हुई हो उसके बाद तैयार किया गया है। ठीक है, तो यह अपडेटेड प्रैक्टिस सेट है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि पुराना किया जा रहा है, तो नहीं, तो यह नया वाला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है उसके 2-3 घंटे के बाद ही अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप 2-3 घंटे का वेट कर लेंगे, उसके बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है, 69 से प्रश्न शुरू है, क्योंकि दोस्तों जो 1 से लेकर 68 तक के प्रश्न दिए गए हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कुछ शामिल है। कुछ प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के आगे भी हैं, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर बाकी हम सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बांस गृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। बांस गृह किसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं उसे बसेरा कहा जाता है। तो बांस गृह का जो होगा यह वसेरा होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पूछा गया है कि इनमें से हिंदी आदि की जननी किसे कहा जाता है। कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से हिंदी की आदि जननी कौन है। अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत, पाली। तो आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि जो हैं अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह रहा है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे गरसादा तासी को कहा जाता है, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। हिंदी इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है किसे, गरसादा तासी को। अगला प्रश्न है 73 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से गेह के समानार्थी शब्द कौन है। गेह किसका पर्यायवाची होता है, इसके 3 और पर्यायवाची दिए गए हैं, किस ऑप्शन में जो है सही बताया गया है। तो आप कहेंगे गेह जो होता है यह घर का पर्यायवाची होता है। घर के और कौन कौन पर्यायवाची होते हैं, सदन होता है, भवन होता है, निकेतन होता है, गृह होता है, गेह होता है। तो आप कहेंगे ये सब जो दिए गए हैं ऑप्शन सी वाले में दिए गए हैं, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए अंकित भाटी सर की जो हिंदी की बुक आई है, उसका हिंदी का बुक का सभी चैप्टर को क्रमागत से अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक एक वीडियो को क्रमागत देख सकते हैं, उसमें जितने भी प्रश्न कुछ मिल रहे हैं लगभग लगभग उसमें से सेम टू सेम मैच मिल रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें पूछा गया है कि स्तुति का विलोम क्या होता है, बताइए स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे स्तुति मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, चढ़ा बढ़ा के बातें कहना। तो आप कहेंगे निंदा करना उसका विलोम हो जाएगा, अर्थात उसकी बुराई करना। तो स्तुति का क्या होता है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ नहीं है कौन सा। कनक का देखिए खजूर भी होता है, धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, लेकिन छल जो है यह कनक का अर्थ नहीं होता है। तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अविश्वसनीय होता है, अकरणीय होता है, रहस्य होता है, अकथनीय होता है। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सी वाला। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इनमें कौन सा सही विकल्प है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। तो इनमें से जो सही अर्थ बताया गया है कि सही वर्तनी जो दी गई है, देखिए सही वाक्य की बात किया जाए तो जो कह रहा है कि 3 नगरों के नाम बताइए, अर्थात सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नगरों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है
निम्न में से उचित शब्द का चयन कीजिए। जो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द जो है सही बताया गया है। तो आप कहेंगे, पूछा जा रहा है कि औद्योगिक कैसे लिखा जाता है। तो औद्योगिक जो होता है दोस्तों ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में प्रकार की शुद्धि बताइए। वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग की है, संज्ञा की है, वचन की है या फिर कारक की है। तो आप कहेंगे इसमें पूछा जा रहा है कि वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें अशुद्धि किसकी है? तो आप कहेंगे लिंग की अशुद्धि है, क्योंकि महिला को जो है विद्वान ना कह के विदुषी कहा जाता है। ठीक है, विद्वान पुरुष के लिए कहा जाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा लिंग की अशुद्धि बताई है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कवि का सही बहुवचन रूप क्या होता है। कवि को बहुवचन में क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, कवि को कहा जाता है कविगण। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यह सब जो प्रश्न है अंकित भाटी सर की बुक में अपलोड किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राजा का भाई भरत, इसमें पूछा जा रहा है कि राम का भाई भरत है। राम का भाई या राजा का भरत, दोनों से हमसे पूछा गया कारक कौन सा होगा। तो राम का भाई भरत है, किसका का किस में विभक्ति होती है? तो आप कहेंगे उसका संबंध बताया जा रहा है। का विभक्ति जो होता है संबंध बताता है। बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वाक्य में जो है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो देखिए, पहला है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो आप कहेंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है संज्ञा। ठीक है, कहाँ से? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? अग्नेय होता है, आग होता है, अग्नि होता है, हुतासन होता है। तो आप कहेंगे अग्नि का जो विशेषण होता है अग्नेय होता है। क्या होता है? अग्नेय। ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें 84 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ कर भागा, अर्थात एक क्रिया, मतलब पहले चोर उठा उसके बाद भागा, मतलब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो रहा था। आप कहेंगे वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होता है, अर्थात एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू किया जाए, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि चोर उठ कर भागा, अर्थात पहले चोर उठा होगा उसके बाद भागा। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होता है। कह रहा है लता गा रही है। लता गा रही है इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? लता गा रही है, अभी वर्तमान समय की बात कर रहा है। गा रही है, वो भी अभी गा रही है, लगातार गाते जा रही है। तो आप कहेंगे अपूर्ण होगा, क्योंकि पूर्ण नहीं हुआ। अब इसका गीत जो है अभी गा रही है, जो गीत वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी अपूर्ण है। आप कहेंगे ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होता है? भाववाच्य होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की बात करें जो स्वयं से महसूस किया जाए, दुख, दर्द, प्रेम, ये सब जो होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा होती हैं। और भाववाचक में ज़्यादातर जो है नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है। तो आप कहेंगे देखिए, आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, अर्थात स्वयं की बात की जा रही है कि मुझसे धूप में चला नहीं जाता। तो आप कहेंगे धूप में चला नहीं जाता, यहाँ जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय पूछा जा रहा था। आप कहेंगे धन्य धन्य जो है यह विस्मयादि बोधक का अव्यय होते हैं। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ भी सही होगा। देखिए पूछा गया है कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता शब्द में प्रत्यय की पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रत्यय जो है प्रत्यय शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। तो आप कहेंगे शिष्टता पूछा गया। शिष्ट एक शब्द होता है, उसका ता अगर प्रत्यय लगा दिया जाता है तो शिष्टता हो जाएगा। अगला है कि आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक में पूछा जाता है, तो आध्यात्मिक में जो हो जाएगा आपका इक प्रत्यय होगा। कौन सा हो जाएगा? इक प्रत्यय। डी वाला सही है। अगला पूछा गया है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का कौन सा उदाहरण है? सन्मार्ग में संधि कौन सी है यह पूछा जा रहा है हमसे। विसर्ग संधि है या फिर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग दिया गया है।
सन्मार्ग का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे कहेंगे सत प्लस मार्ग होता है, जिसमें ता आता है आप कहेंगे व्यंजन संधि हो जाएगी सतमार्ग में। ठीक है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा चिन्ह होगा। मतलब इसमें कहने का अर्थ है इसका कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। तो आप कहेंगे अर्ध विराम का किया जाना चाहिए था, अल्प विराम, या फिर विवरण चिन्ह, या फिर लाघव चिन्ह। तो आप कहेंगे राम जो बड़ा खिलाड़ी है के बाद रुकना चाहिए था थोड़ा, उसके बाद कल उसकी टांग टूट गई, तो आप कहेंगे यहाँ अल्प विराम की ज़रूरत थी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कह रहा है कि कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अर्थात दुख में और दुख आना। तो आप कहेंगे दुख पर दुख और होना। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, सभी को पता होगा करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेस में पूछा जा रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप कहेंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आप कहेंगे यहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा घर में वामन बनना, घर में वामन बनना का अर्थ क्या होता है, उन्नति करना, दंभ दिखाना, सीमित स्थान पर पूज्य, दयालु होना। तो घर में वामन बनना आप कहेंगे सीमित स्थान पर पूज्य होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा जा रहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की है, यह किस कृति से ली गई है। तो आप कहेंगे सिया राममय से आप पता चल जाएगा, यहाँ रामचरितमानस से यह कविता ली गई है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ सिंह की, कह रहा केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केदारनाथ की कौन सी पुस्तक है जिस पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। तो आप कहेंगे अकाल में सारस जो उनकी कृति है, एक पुस्तक है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, सभी को पता होगा, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है वह मास कहलाता है। तो आप कहेंगे ये इस पंक्ति को पूरा करने के लिए पहले वाले में भरा जाएगा, इसमें वह मास अर्थात महीना कहा जाता है, वह महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहा जाता है। तो आप कहेंगे ए वाला ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, वह महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्र महीना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जो चित्रा मुदगल हैं उनकी कौन सी पुस्तक के लिए, कौन सी कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आप कहेंगे उनकी एक कृति है पोस्ट बॉक्स जो कि 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी की पहली सावक बोलती अर्थात कहा जाता है, जो हिंदी की पहली सावक फिल्म जो है आलम आरा वह किस वर्ष में रिलीज हुई थी। हिंदी की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, वह किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, रिलीज हुई थी। आप कहेंगे 1931 में हुई थी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो कला भवन संग्रहालय है बनारस में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सभी को पता होगा, कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है,
कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल जो है किस क्षेत्र में उगाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में या फिर केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उगाई जाती है या बुंदेलखंड के क्षेत्र में उगाई जाती है, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कार्तिक के कह रहा कि कार्तिक एक लोकगीत है, लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, यह कहाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आप कहेंगे बुंदेलखंड, अवध में, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का। तो कार्तिक एक लोक नृत्य है, यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल के उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था जिसे रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। तो रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था जीपीओ लखनऊ को। किसे? जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ प्रमुख है। दिया सलाई कहाँ का है, प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे दिया सलाई जो है यह बरेली का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ये हाल ही में किस देश के विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश के $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है। कौन से देश में भूस्खलन हुआ है और भारत के द्वारा जो है $1 मिलियन की सहायता की गई है। तो यह बात है पापुआ गिनी की, न्यू पापुआ गिनी की। तो आप कहेंगे न्यू पापुआ गिनी में जो है भूस्खलन हुआ है और भारत द्वारा है $1 मिलियन की आर्थिक सहायता की गई है। अगला प्रश्न है कि 17वें इंडियन प्रीमियम लीग जो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आप कहेंगे जो 17वां लीग आईपीएल जीता गया है तो यह कहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। सभी को पता होगा अगर मैच आप देखते हैं तो। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किसे 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वह किसे दिया गया है। तो आप कहेंगे यह दिया गया है कि जेन्नी एरपेनबेक को दिया गया है। जेन्नी एरपेनबेक को दिया गया है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे। नोटा पर सबसे ज़्यादा अधिक वोट देने वाला कौन सा क्षेत्र है। तो आप कहेंगे इंदौर जो है यह नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है। जो जून में 2024 में एक ऐप लॉन्च हुआ मोबाइल ऐप सारथी जो है सारथी ऐप 2.0 कौन संस्था लॉन्च की। तो आप कहेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं और विनिमय बोर्ड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सारथी 2.0 को। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में आए जो चक्रवात रेमन है, रेमन को किस देश द्वारा नामित किया गया है। 2024 में मई में एक चक्रवात आया था, उसका नाम रेमन रखा गया है, वह किस देश ने रखा है। तो आप कहेंगे ओमान के द्वारा उसे रेमल नाम दिया गया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। सभी को पता होगा कि तांबा को सबसे पहले प्रयोग किए थे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में जाना जाता है। फाइलेरिया रोग जो है किससे प्रभावित होता है, किससे जो है फैलता है। तो आप कहेंगे यह मच्छर से फैलता है फाइलेरिया। ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन था। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियमित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप कहेंगे उस समय था लॉर्ड विलिंगडन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार
भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सभी को पता है 1937 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि मतलब पहले पुरानी मुद्रा थी, उसको समाप्त कर उसके स्थान पर दूसरी मुद्रा को चलाना, उसके लिए कहा जाता है विमुद्रीकरण करना। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किसे नाम से जाना जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान के पारंपरिक जो स्ट्रिंग पपेट को किस नाम से और जाना जाता है? राजस्थान का स्ट्रिंग पपेट जो है उसे कहा जाता है कठपुतली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? कौन सी योजना है? तो उस योजना का जो नाम है दोस्तों, बाजार पहुंच पहल योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि भारत के, एक मिनट, कह रहा है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि के दौरान जो है स्थिर अवस्था कहा जाता है? किस काल को जो है स्थिर अवस्था कहा जाता है? तो आप कहेंगे 1901 से लेकर 1921 के समय को स्थिर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले एवं एक ग्रीन हाउस गैस के प्रयोग को समाप्त करने की योजना बनाई गई है, उस गैस को नाम दिया गया है। तो उस गैस को जो नाम दिया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दिया गया है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु जो है, सिंधु नदी, कह रहा है कि सिंधु भारत के किन किन नदियों और किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? सिंधु जल जो संधि हुई है, सिंधु जल समझौता जो हुआ है, उसके तहत जो है रावी, ब्यास, सतलज के नदियों का जल का प्रयोग अनुमति देता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि देखिए 29 नंबर के प्रश्न में कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक के राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से एक गर्मधारा कौन सी है? एक गर्मधारा कौन सी है? तो आप कहेंगे ब्राज़ील की जो धारा है वह गर्मधारा है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस देश को जो है साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान को जो है साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? जो सरिमा शास्त्री समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1964 में किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो सरकारी संगठन है वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 135 नंबर का प्रश्न है कि 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने किए थे? 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नाम एक स्कूल की स्थापना होती है जिसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि तहसीलदार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? तहसीलदार जो होते हैं उनके पास कौन सी शक्ति होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि संबंधित गांव की अडंगला या फिर पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना, यह भी उनकी शक्ति होती है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहाली के अनुसार उगाई गई हैं, तो यह भी उनकी जांच करना होता है।
अगला है कि अनधिकृत अतिक्रमण और गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, यह भी उनका अधिकार है, शक्ति है। तो आप कहेंगे ऑप्शन जो डी वाले में दिया गया है ए बी सी सभी सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित होती है। क्या प्रकाशित होती है? तो आप कहेंगे वहाँ जिला कलेक्टर प्रकाशित होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि एक सुविधा जहाँ से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है। 2000 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आप कहेंगे एक साइबर कैफ़े के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 139 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर के प्रसंग में खाली स्थान दिया गया है। एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई है, गलतियां हैं कि और प्रायः प्रोग्राम में स्रोत कोड में रहती हैं। तो यह कौन सा सॉफ्टवेयर के प्रसंग में कौन सा है? तो आप कहेंगे बग। ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन डी वाले में दिया गया है बग। अगला प्रश्न है 140 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान है अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर भारत के उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से। तो आप कहेंगे जो प्रस्तावना के अनुसार पूछा गया है तो आप कहेंगे भारत की जनता पर जो है संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का। इसमें पूछा गया है